अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, लुलु मॉल में नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमान नहीं थे। ये आपने बिल्कुल सही पढ़ा। मेरे सामने दैनिक भास्कर की वेबसाइट ओपन है और सिर्फ 2 घंटे पहले की ये न्यूज़ है और आज तारीख़ है 18 जुलाई 2022। आज की ही न्यूज़ है, सिर्फ 2 घंटे पहले की। क्या है न्यूज़? लुलु मॉल में साजिशन 8 लड़कों ने पढ़ी थी नमाज। कोई इंक्वायरी नहीं की, नहीं किसी शोरूम में गए, 3rd फ्लोर पर नमाज़ पढ़कर निकल गए। अब पूरी न्यूज़ जो है मैंने पूरी पढ़ लिया हूँ डिटेल्स में। उसके अंदर ये बताया गया है कि लुलु मॉल के सिक्योरिटी के जितने भी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे, सारे कैमरों को उन्होंने जो है कैमरे जितने भी थे सिक्योरिटी सिस्टम वालों ने उसकी अच्छी तरह से छानबीन की। उसको अच्छी तरह से उन्होंने जब खंगाला तो पता चला कि ये जो 8 लड़के हैं ये पहले से प्री प्लान, इसी प्लान के तहत में मॉल के अंदर आए थे कि हमको एक छोटा सा वीडियो शूट करके उसको सोशल मीडिया पे वायरल करना है कि ये लुलु मॉल, इसके अंदर लोग इस तरह से नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अब वो लोग अपनी बाइक्स के ऊपर आए, उन्होंने किसी भी मॉल में जैसे ही एंट्री की, किसी भी शॉप में नहीं गए, किसी भी दुकान में नहीं गए। पहले उन्होंने 1st फ्लोर पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश की तो वहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने उनको मना किया। उसके बाद ये 3rd फ्लोर पे आए जहाँ पे पब्लिक कम थी और ऐसी जगह पे इन्होंने नमाज़ पढ़ी जहाँ पे क़िबले का रुख नहीं है। पूरी जब अच्छी तरह से इंक्वायरी हुई तो पता चला कि भाई मुसलमान जब नमाज़ पढ़ेगा वो तो क़िबले की तरफ चेहरा करके पढ़ेगा। कोई भी दुनिया का मुसलमान हो, वो नमाज़ पढ़ने से पहले किसी भी अनजान और अजनबी जगह पे पहले ये तहक़ीक़ करता है कि भाई क़िबला किधर है। जिधर क़िबला होगा उधर ही वो चेहरा करके नमाज़ पढ़ेगा। अब यहाँ पे मसला ऐसा था कि इन्होंने बिल्कुल उसके अपोज़िट साइड, क़िबले के एकदम अपोज़िट साइड ये नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो भी 8 लोग जो है ये नमाज़ पढ़ने वाले हैं। इन्होंने सिर्फ कितनी देर में नमाज़ अदा की? 1 मिनट 26 सेकंड में पूरी इन्होंने नमाज़ अदा की। हालांकि नॉर्मली एक मुसलमान, चाहे वो नया भी अगर उसने नमाज़ सीखा हो, तब भी, जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता हो, तब भी अगर वैसा मुसलमान भी नमाज़ पढ़ रहा है, नॉर्मली उसको 2 रकात नमाज़ पढ़ने में कम से कम 3 मिनट का टाइम लगता है और 4 रकात वाली नमाज में कम से कम 5 से 6 मिनट का उसको टाइम लगता है। ये नॉर्मली एक आम मुसलमान जो पढ़ने वाला है और जो माशाअल्लाह पूरे खुशू खुजू के साथ आराम से इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं उनको और ज़्यादा टाइम लगता है। अब एक मुसलमान जब नमाज़ पढ़ेगा और जमात की नमाज में ज़्यादा टाइम लगता है। ख़ास बात यह है, जमात की नमाज में तो जहाँ 2 रकात वाली नमाज है तो उसको भी 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 मिनट 26 सेकंड में ही इन्होंने जो है पूरी तरह से, क्योंकि इनका मकसद ही जो है शर फैलाना था, फितना फैलाना था और लुलु मॉल को बदनाम करना था, इसलिए उन्होंने जो है पहले से पूरी तैयारी की हुई थी और कैमरे वगैरह के अंदर उसकी पूरी शूटिंग की और उसको सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने वायरल कर दिया। और सिर्फ एक हसद में, एक जलन में, एक दुश्मनी के अंदर, यानी क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ हसद, जलन, दुश्मनी की एक वजह यह भी है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मुसलमान तो पंचर वाले हैं। और जैसे मैंने उस दिन भी अपने इसमें कहा हूँ, मेरा जो वीडियो है लुलु मॉल के ऊपर, कि ये जो न्यूज़ चैनल है, जो न्यूज़ चैनल्स ने इतने निगेटिव अंदाज में इस न्यूज़ को, मतलब उन्होंने बताना ही नहीं चाहिए था। ये जितने भी है ना, बदबू मारे तक और गंदगी फैले तक और सड़े तक और गले तक और जो है पके तक, ये जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, पहला तो इनका काम था, जब ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी तो तुमने दिखाना ही नहीं था। यानी एक चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई, मतलब ये न्यूज़ चैनल भी इस साजिश का हिस्सा थे। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने मुसलमानों की इमेज कैसी बनाई हुई है। इन्होंने कहा मुसलमान पत्थरबाज है। आपने देखे होंगे एक टाइम तो वो होता था कि जुम्मे के दिन सुबह से ही शुरू कर देते थे ये लोग कि आज कहाँ पे पत्थरबाजी होगी, और यानी मुसलमानों को इन्होंने पत्थरबाज का लक़ब दे दिया।
और मुसलमानों को पंचर वालों का लक़ब दिया। अब क्या हो गया कि यही पंचर वाले मुसलमान, यही पत्थरबाज मुसलमान बोलकर जिनको बदनाम किया गया, उन्होंने उन्हीं पत्थरों से इतना बड़ा मॉल खड़ा कर दिया। अब जलन और हसद की आग में ऐसे ये पूरे भुन गए हुए हैं, तिल मिला गए हुए हैं कि पंचर वाले और पत्थरबाजों ने इतना बड़ा मॉल कैसे खड़ा कर दिया। अब ये हसद और जलन के अंदर मॉल को कैसे बदनाम किया जाए और मॉल की इमेज को कैसे ख़राब किया जाए और लोगों को ये मैसेज और पैगाम दिया जाए कि भाई ये मॉल तो मुसलमानों का है, इसके लिए ये मॉल में तो नमाज़ पढ़ी जा रही है। इसलिए आपने देखे होंगे बाज़ लोगों ने उसको लूलू मस्जिद भी कहा। और अभी मैं कल रात में देख रहा था तो पता चला कुछ लोगों ने अपने गाड़ियों पे भी लिख के लगा दिया बाइकॉट लूलू मॉल। इस तरह के जो है हरकतें कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों से नफ़रत, मुसलमानों से जलन, मुसलमानों से हसद की आग में ऐसे जो जले हुए हैं ना, वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जबकि मैं अपने पिछले वीडियो में और अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि लूलू मॉल बना क्यों। इसलिए बना क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है, उन्होंने बाहर देशों के जितने भी वो दौरे करते हैं उसके अंदर वो अदर देशों के अंदर जो NRIs यानी इंडियंस रहते हैं उन लोगों को वो इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि भाई आप अपने देश भारत के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करो। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जर्मनी गए थे तो वापसी में डायरेक्ट इंडिया नहीं आए बल्कि वो UAE में उतरे, क्योंकि UAE गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है और UAE में रहने वाले मुसलमान ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा जो भारत के अंदर बिजनेसेस के अंदर, बहुत सारे कारोबार के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले बाहर देशों के अंदर जाकर वहाँ की गवर्नमेंटों को ये कहा कि भाई पैसा इंडिया में लगाओ। तो उसी प्लान के तहत मेरे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फरवरी 2018 को यूसुफ अली साहब जो लूलू मॉल के ओनर है, उस वक्त में उन्होंने जो है इसकी बुनियाद रखे कि भाई हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि तुम UAE में तो तुम्हारा जगह जगह पे मॉल है, कतर में तुम्हारे मॉल है, गल्फ़ में तो हो गए, और इंडिया में भी उन्होंने इसी प्लान के तहत में जो है अपना जो स्टेट है केरला वगैरह वहाँ पे मॉल वो बना दिए थे उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे भी बनाओ और भी दीगर शहरों में। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो इंडिया में भी उन्होंने जो है ना, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट का उनका जो प्लान है वो 24,000 करोड़ रुपयों का है। और ये जो मॉल है इसकी लागत 2400 करोड़ है। यानी इस तरह से उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि पूरे देश में इतना उनको, और बहुत सारी जगह पे उनके मॉल्स के काम चल रहे हैं। तो उस प्रोग्राम के तहत में यूसुफ अली साहब ने इस मॉल की वहाँ पे बुनियाद डाली और उन्होंने ये मॉल बनाया। तो पूरी दुनिया में अब मुझे आप बताइए, चलो अब ये जो बाहर के जो लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अगर हम ही इस तरह की हरकतें करेंगे और वीडियो बना के, तो मुझे आप बताओ क्या हमारे पास में और दूसरा जो कोई इन्वेस्टर होगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले 50 बार सोचेगा। जैसे मैंने अपने उस वीडियो में भी बताया कि टेस्ला 1 लाख करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन अब वो चाइना चले गए। वही 1 लाख करोड़ रुपये उन्होंने चाइना में लगाए। मुझे आप बताओ ना, एक्चुअल में क्या है कि मुसलमानों से कुछ लोगों को वो जो जलन और जो हसद, इस तरह की हरकत करने वाले जो लोग हैं, वो ऐसी आग में जल रहे हैं, वो जल रहे हैं ऐसे पूरी तरह से। मतलब उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि मॉल हमारे शहर में बना है, उसकी वजह से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला। अब जिनको रोज़गार मिल रहा है, मुझे बताओ उनका धर्म क्या है? वो तो हर समाज के लोग होंगे, हर धर्म के लोग होंगे। उसमें हमारे हिंदू भाई भी होंगे, उसके अंदर मुसलमान भी होंगे, दलित समाज के भी हमारे भाई होंगे, दूसरे समाजों के भी लोग होंगे। अभी उसका जो मैनेजर है, उसका ख़ुद का नाम जो है ना, वो ख़ुद जो है हमारा एक क्या कहेंगे उसका, गुप्ता या वर्मा ऐसा कुछ नाम है उसका। मुझे आप बताइए, तो रोज़गार जो है पूरे कम्युनिटी को मिल रहा है,
सारे समाजों को जो है रोज़गार मिल रहा है उसकी वजह से, इनको उसका एहसास ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो है ना हमारे देश में भी जब इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने जब वो भारत देश के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, जो 90 की दहाई जो थी, यानी 80 की जो दहाई थी, 80 और 90 के दरमियान की, उस वक्त में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजीव गांधी के ज़माने में, सबसे पहले वो इंसान हैं, इसे कहते हैं लिक्विडिटी लाना, यानी उन्होंने देश के दरवाज़े खोल दिए थे। मुझे आप बताओ, अब आप लोगों को मैं उसकी कुछ मिसालें देकर बताता हूँ। जैसे उस ज़माने के अंदर हमारे देश में टीवी पे एक ही चैनल चलता था, दूरदर्शन, उसके अलावा कोई चैनल नहीं था। लेकिन जब लिक्विडिटी आई तो दुनिया भर के सारे चैनल, सोनी और स्टार, ये सारे चैनल्स जो है देश में आए, तो बाढ़ आ गई चैनलों की। कंपनियां उस ज़माने के अंदर, जो सरफ़ है, यानी जो हम लोग कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे वॉशिंग पाउडर कहते हैं हम लोग, वो मिलता था सिर्फ एक कंपनी का, वो थी निरमा। और उसके अलावा गली मोहल्ले की जो लोकल कंपनियां हैं उन कंपनियों का। लेकिन जब लिक्विडिटी आई मनमोहन सिंह के ज़माने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, कंपनियों की बाढ़ आ गई। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर और उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी इतनी कंपनियां आ गई हुई है कि आज बाज़ार में अगर आप डिटर्जेंट पाउडर लेने के लिए जाते हैं तो 50 किस्म का आपके लिए अवेलेबल है, साबुनें आपको 50 किस्म की अवेलेबल है। उस ज़माने के अंदर ओनिडा, बीपीएल, ये कंपनियां थी जिनके रेफ्रिजरेटर और जिनकी टीवियाँ वगैरह बिकती थी। लेकिन जब लिक्विडिटी आई तो उसके बाद एलजी, सैमसंग, सेंसुई और सोनी, वर्लपूल, बाढ़ आ गई पूरे मार्केट के अंदर। आज जो है दुनिया भर की कंपनियां हमारे बाज़ार के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगी। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ कि भाई जब लिक्विडिटी आती है ना तो देश के लोगों को रोज़गार मिलता है और पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खुलते हैं। इसीलिए फिर हमारे यहाँ ये इंडस्ट्रीज़ लगी, नई नई कंपनियाँ आने लगी, नई नई इंडस्ट्रीज़, फिर नए नए आईटी हब जो है हमारे देश में डेवलप हुए। क्यों हुए ये सब? इसीलिए हुए क्योंकि हमने सबके लिए अपने दरवाजे ओपन किए, हम उनको पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं। हमारे जो MIDC और गुजरात में जो GIDC एरियाज़ है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं ना, उसका नाम ही होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाता है, इसीलिए दुनिया भर की कंपनियाँ हमारे यहाँ पे आती है। अब मुझे आप बताओ, ऐसा एक जो है ना मुल्क को डेवलप करने का ये एक तरीक़ा होता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आना। तो क्या होता है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है देश के लोगों पर, इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी मैं ख़ुद उसकी एक मिसाल तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ कि मैं भी बाहर की एक कंपनी के लिए काम करता हूँ, मैं उनका एम्प्लॉय हूँ, मैं उनको सर्विसेज देता हूँ और माशाल्लाह जो है एक मैं इंडियन हूँ और मुझे उनके ज़रिए से जो है सैलरी मिल रही है। ऐसे आपको हज़ारों लोग मिलेंगे हमारे हर गाँव के अंदर जो बाहर की कंपनियों में हम काम करते हैं। वो सारी कंपनियां आई तो हम लोगों को रोज़गार मिला, हमारे ड्राइवरों को की जिनकी गाड़ियां हैं उनकी गाड़ी वहाँ पे किराए से लगी, हमारे होटल वालों को वहाँ पे जो है होटल मज़दूर लोग चाय वाय पीने के लिए आते हैं, उनको एक अलग से जो है जॉब मिल गया। अंदर जो काम करने वाले हैं, अंदर जो लाइट का काम करने वाले हैं, AC का काम करने वाले हैं, झाड़ू पोछा मारने वाले हैं, रोज़गार के हमारे लिए एक जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। नहीं, ये तरीक़ा होता है। ऐसे ही यूसुफ अली साहब ने भी जब हमारे देश में यानी किसी भी शहर के अंदर, तो वो शहर वालों ने उनका एहसान मानना चाहिए कि भाई एक आदमी ने हमारे शहर के अंदर 2400 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके इतना बड़ा मॉल बनाया है, जिसकी वजह से हमारे अपने गाँव के हज़ारों लोगों को जो है जॉब मिल रहा है, हमारे अपने शहर के, हमारे अपने स्टेट के। तो हमने उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। बजाय शुक्र अदा करने के अगर इस तरह की हम हरकतें करेंगे तो मेरा सवाल है, दूसरा इन्वेस्ट करने वाला क्यों आएगा? एकदम मेरी कॉमन सेंस का मेरा सवाल है ये, आप सोच सकते हैं इसके ऊपर। वरना मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ, जैसे मलेशिया की मैं हमेशा मिसाल देता हूँ।
दुनिया भर के बैंक है वहाँ पे, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बैंक्स है, दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। और उन्होंने क्या किया, दुनिया के जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए अपने दरवाज़े खोले हुए हैं, आइए हमारे देश में। अब आप वहाँ पे जाएंगे तो हर फैसिलिटीज़ उन्होंने आपको दी हुई है, आपका मोस्ट वहाँ पे वेलकम होता है, हर चीज़ आपको। आप रात में 4 बजे रास्ते से गुज़र रहे हैं, कोई आपको नज़र उठा के देखने वाला नहीं। थाईलैंड चले जाइए, हर आदमी आपको मुस्कुराता हुआ वहाँ पे मिलेगा, जो आपका मोस्ट वेलकम कर रहा है। तो आदमी बोलेगा यार ऐसे मुल्कों में तो 10 बार जाना चाहिए और वहाँ पैसा लगाना चाहिए। इसीलिए यूरोपियन लोग थाईलैंड के अंदर अगर आप देखोगे, जितने भी आपको बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह नज़र आते हैं ना, वो बाहर के लोगों के होते हैं। उन्होंने आके वहाँ पे पैसा लगाया हुआ होता है। आपको हमारे इंडियंस भी हज़ारों मिलेंगे मलेशिया के अंदर, थाईलैंड में। इसी तरह से जो है ना, चाइना आप चले जाइए, चाइना में जो कंपनियां हैं और चाइना वाले जो लोगों को माल बनाकर देते हैं, आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए वो देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया भर के लोग हमारे पास में आएंगे तो हमको रोज़गार मिलेगा उनके ज़रिए से। तो कोई भी आपको किसी के ख़िलाफ़ बोलने वाला नहीं मिलेगा। ये सारे मुल्क, चलो मलेशिया तो मुस्लिम मुल्क है, मलेशिया को हम छोड़ देते हैं। थाईलैंड आते हैं, थाईलैंड की 92% जो आबादी है वो बुद्धिस्ट है और 7.5% आबादी मुस्लिम है वहाँ पे, और आधा % जो है वो उन लोगों की आबादी है जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनका कोई रिलीजन नहीं है। अब एक मुल्क है जहाँ पे 92% आबादी जो है, यानी बुद्धिस्ट जहाँ की आबादी है, पॉपुलेशन है, जहाँ पे मुसलमानों का कोई परसेंटेज भी नहीं है, इतनी कम आबादी है 7-7.5%। लेकिन उसके बावजूद आपको वहाँ के एयरपोर्ट के हर फ्लोर पे मस्जिद मिलेंगी, हर फ्लोर के ऊपर। अच्छा, खाली फ्लोर पे ही नहीं, उन्होंने अपने शहरों के अंदर जो एकदम बैंकॉक सिटी में आप जाओगे, जो एकदम क्राउड वाले एरिए है, एकदम क्राउड वाले एरिए जहाँ पे मतलब दुकान का किराया भी लाखों रुपयों में होगा, वो एरियो के अंदर आपको बड़ी बड़ी मस्जिद और उसके ऊपर बेहतरीन मीनारे और ख़ूबसूरत जो है गुंबद बने हुए हैं, और मस्जिद में से अज़ान की आवाज़ गूंज रही है चारों तरफ। और आप नमाज के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस मस्जिद में नमाज को आने वाले 90% लोग इंडियन हैं, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी हैं और अरब लोग हैं, जो वहाँ पे बहुत सारे जो है हॉस्पिटल वगैरह और दूसरे कामों के लिए आते हैं। वो पूरे आपको मस्जिद में ऐसे भरे हुए मिलेंगे। तो क्यों बनाए उन्होंने मस्जिद? मस्जिद उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए नहीं बनाई, मस्जिद उन्होंने बाहर वालों को ये मैसेज देने के लिए बनाई कि भाई अगर आप मुसलमान भी है और हमारे देश में आओगे तो देखो आपको हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें मिलेगी, आप वहाँ पे आराम से इत्मीनान से नमाज़ पढ़ सकते हैं। यानी आपको ये एहसास दिला रहे हैं वो कि आप एक 92% बुद्धिस्ट कंट्री में भी आ गए तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं कि मैं वहाँ नमाज़ कहाँ पढ़ूँगा। यहाँ पे भी हमने तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पे, और जहाँ मस्जिद नहीं है वहाँ पे जो है मुसल्ले बने हुए हैं, जमात खाने बने हुए हैं, लिखा हुआ है, बोर्ड लगे हुए हैं जमात खाना बोलकर, आप वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस तरह से उन लोगों ने अपने मुल्कों के अंदर आने वालों के लिए, क्योंकि जो मुल्क में इस तरह की, इसे कहते हैं हिंदी में सद्भावना, इसे कहते हैं, यानी ये जो है ना, इसे कहते हैं प्यार मोहब्बत और अखलाक का मुआमला। जिस मुल्क में ये होता है ना, अब आप देखो वहाँ पैर रखने को भी जगह नहीं मिलेंगी आपको, एयरपोर्ट पे पैर रखने। कोरोना जैसे ख़त्म हो गया, टिकट नहीं मिल रहे हैं वहाँ के। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि उनको मालूम है जितने लोग बाहर से आएंगे उतने ही हमारे दुकानदारों को कस्टमर मिलेंगे, उतनी ही हमारी अर्निंग होगी, उतना ही हमारा टर्नओवर होगा। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम पहले धर्म और मज़हब को देखते कि ये कौन से धर्म का है। अरे बाप रे, मुसलमान, ये तो यार पंचर बनाने वाले थे, ये तो पत्थरबाज थे, इन्होंने इतना बड़ा मॉल कैसे बना दिए। फिर अब करो उसका विरोध, यानी ऐसे जो
दिमाग से पैदल और अंधे लोग हैं, इनको यही नहीं मालूम है कि तुम्हारी ये न्यूज़ और ख़बरें जब इंटरनेशनल लेवल पे वायरल होगी, दूसरा तुम्हारे देश में क्यों पैसा लगाएगा। जैसा टेस्ला 1 लाख करोड़ लेके चाइना चली गई। मैं आपको कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं भी कॉमर्स और इकोनॉमी का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये NSE की तरफ से मुझे जो है 2 सर्टिफिकेट भी मिले हैं पिछले महीने। उसके लिए भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो हमने देखे हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी, और अपने यहाँ के हालात भी जब हम देखते हैं अफसोस होता है हमको, क्योंकि हम खुद अपनी ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं। इसका असर खाली हमारे देश पे नहीं पड़ता कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाला कैसा करेगा। हम खुद भी जब बाहर के देशों में जाते हैं ना, तो लोग भी हमारे बारे में वही उनके जहन में होता है, अरे बाप रे ये लोग तो धर्म को लेके बहुत कट्टरतावादी है। तो हमारे से 4 सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं इमिग्रेशन के अंदर हमारा इंडियन पासपोर्ट देखते ही। और मैरिको यानी कौन सी एक कंपनी है, वो शायद मैरिको के ही जो चेयरमैन इससे पहले, वो भी एक याट उन्होंने किराए से किया। याट वालों ने उनसे सवाल किए तुम किस धर्म के हैं। जैसे ही उन्होंने देखे भाई ये इंडिया के हैं, उन्होंने बोला अरे भाई तुम धर्म क्यों पूछ रहे। नहीं हमने पढ़े, बोले यहाँ ख़बरों के अंदर तुम्हारे देश में ऐसी सब मसले मसाइल चलते रहते। सर को हाथ लगाए उन्होंने, और उन्होंने ख़ुद ने जो है ना पूरा क्या पूरा एक मजमून लिख के अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किए कि देखो कैसे हालात हमारे हो चुके हैं कि लोग दूसरे देशों में भी हमको पहले धर्म पूछ रहे हैं। देश की बदनामी होती, अच्छा नहीं लगता इससे, क्योंकि हम सफ़र करते इधर उधर ना, अच्छा नहीं लगता कोई हमारे देश के बारे में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करे या कोई हमको गिरा कर देखे या हिकारत की नज़र से देखे कि तुम इंडियन हो, इस वजह से कोई हमको जो है ना अच्छा नहीं लगता इससे। ये सारी ख़बरों से देश की इमेज ख़राब होती है, और हम क्या सोचते हैं कि भाई इससे जो है हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं। अभी मैं वो लुलु मॉल की ही बारे में पढ़ रहा था। ये न्यूज़ आने के बाद हज़ारों लोगों को पता चला कि वहाँ पे ऐसा मॉल ओपन हुआ है, पब्लिक पैर रखने के लिए भी नहीं। यानी ये तुमने कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट किए थे ताकि मॉल बदनाम हो, लेकिन उससे मॉल बदनाम तो क्या होता, मॉल की पॉपुलरिटी 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। पैर रखने को जगह नहीं है वहाँ पे। कितने करोड़ का टर्नओवर हो गया वहाँ पे, यानी उसके दूसरे तीसरे दिन। यानी अभी ऐसा है कि नॉर्मल दिनों के अंदर भी मॉल में इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, मतलब वो यूसुफ अली साहब अगर वो 10 करोड़ रुपये भी एडवर्टाइजमेंट पे ख़र्चा कर देते मॉल की पॉपुलरिटी पे, तो मॉल इतना पॉपुलर नहीं होता था जितना मॉल को बदनाम करने के लिए जिन लोगों ने मुहिम छेड़े उसकी वजह से मॉल पॉपुलर हो गया। अफसोस की बात है ये, हम पहले फॉरेन पॉलिसी को समझे कि देखो दुनिया के दूसरे देश बाहर से आने वालों का और बाहर से इन्वेस्टमेंट करने वालों का कैसा वेलकमिंग करते हैं, और हम क्या हरकतें कर रहे हैं, हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। और हमको इसका भी एहसास नहीं है कि ख़ुद हम अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़, मैंने पहले भी कहा, ये जितने न्यूज़ चैनलों पे जो बैठे हुए ना, ये भिखारियों की औकात 5 रुपये के भजिए खाने की भी नहीं है गाड़े पे खड़े रह के। तो ये भिखारी लुलु मॉल में जाके वहाँ पे 250 रुपये का बर्गर और 450 रुपये का पिज़्ज़ा कहाँ से खा सकेंगे। ये भिखारी है ये जितने भी न्यूज़ चैनल के ऊपर पके तक, बदबू मारे तक, बदबू फैले तक जो बैठे हुए हैं ना, इनको इसका एहसास भी नहीं है, इनकी औकात भी नहीं है इनको इससे कुछ लेना देना नहीं। देश की इमेज को क्या हो रहा है, और हमारे जो है उनको सिर्फ इस बात से टेंशन है कि भाई अब मुसलमानों के अगेंस्ट में कौन सी निगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर लाई जाए। तो ऐसे लोगों की खबर जिन्होंने खुद हो के वहाँ पे, और मुझे खुद हैरत हुई उस वक्त जब मैंने न्यूज़ देखा ना, मैंने गारंटीड कहा, मैं बोला ये मुसलमान हो ही नहीं सकते नमाज़ पढ़ने वाले। इसीलिए मैंने उस दिन के भी बयान में, मुझे बाज़ लोगों ने कमेंट किए नीचे, अरे नमाज है, आपने बोले कि लुलु मॉल वालों ने एक्शन लेना चाहिए था। बिल्कुल लेना चाहिए था। मुझे मालूम है कोई भी ईमान वाला हो, मुसलमान हो, वो इस तरह से कहीं पर भी, इस तरह से जो ओरिजिनल नमाजी होगा ना, वो कभी भी इस तरह से नमाज नहीं पढ़ेगा। उसको मालूम है हर मॉल के अंदर एक प्रेयर रूम होता है, हर एयरपोर्ट के ऊपर एक प्रेयर रूम होता है,
हर एयरपोर्ट के ऊपर, दुनिया का कोई भी देश हो, हर एयरपोर्ट के ऊपर प्रेयर रूम होता है, हर मॉल के अंदर प्रेयर रूम होता है, यहाँ तक कि हर कंपनी में एक प्रेयर रूम होता है। प्रेयर रूम कॉमन चीज़ है, आज के ज़माने में हर एक को रखना ही पड़ता है प्रेयर रूम। तो मुसलमान इस तरह से पढ़ ही नहीं सकता है नमाज, जहाँ क़िबले का रुख नहीं है, क़िबले के अपोजिट साइड में कौन पढ़ेगा इस तरह से नमाज। तो ये मकसद ही ये था कि इस तरह से जो है मुसलमान जो है, अब आप देखो ना, अभी आप देखेंगे मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर 4 मस्जिदें हैं और मैं वो चारों में नमाज़ पढ़ चुका हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे। एक तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं पार्किंग में नीचे एक मस्जिद है, उसके बाद अब जब हम जाते हैं तो एक तरफ जो टर्मिनल्स है जो एशियन कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं, उधर एक राइट साइड में है, एक लेफ़्ट साइड में है, और फिर दूसरी तरफ एक टर्मिनल है जिधर से गल्फ़ कंट्रीज़ को प्लेन्स जाते हैं, उधर एक राइट साइड में है, एक लेफ़्ट साइड में है। इस तरह से तकरीबन 5 मस्जिदें, 5 है जो है प्रेयर रूम्स है मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर। दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर आपको प्रेयर रूम मिलेगा। हमारे देश का कोई भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ज़रूरत है आज के ज़माने की वो हर एयरपोर्ट वालों को। और हमारे देश के अलावा भी मैंने बताया आपको, मैंने हांगकांग एयरपोर्ट पे प्रेयर रूम में नमाज़ पढ़ा हूँ, मैंने बैंकॉक एयरपोर्ट पे प्रेयर रूम में, दोनों एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ पे भी 2 एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, वहाँ पढ़ा हूँ। और उसके अलावा बीजिंग एयरपोर्ट के ऊपर हमने प्रेयर रूम में नमाज़ पढ़ी है। साउथ कोरिया के अंदर सियोल एयरपोर्ट के ऊपर भी माशाल्लाह मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी है। मुझे बताओ ना आप, दुनिया का आपको कोई भी, और ये मैं सब नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के नाम ले रहा हूँ, ये तो बाकी रह गए हमारे जो मुल्क है इनका, यहाँ इनको तो रखना ही रखना है। तो प्रेयर रूम आज के ज़माने में कॉमन चीज़ है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए खाली जगह पे जो है, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरों से पूरा उसको ट्रैक किया और पता चला कि ये मुसलमान ही नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई। और हमारे भारत देश को भी थाईलैंड, चाइना जैसा डेवलप बनाए, और उसके लिए हमारी जो बुद्धि है, अल्लाह ताला हमको समृद्धि यानी बुद्धि जो है ना हमारी भी, हमको भी अक़ल सलीम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।